Okay. So yesterday, the last class, we were discussing about the one-way slab, right? We have discussed a one-way slab, and we have also designed one-way slab. In today's class, we will be discussing the two-way slab. So you already know the concept of two-way slab. Today, we will see how we can design the two-way slab, right? So I'll just share my screen to you all. So is it visible? Can you see this one, design of a two-way slab? Any one of you can just respond so that I may know that the screen is visible to you all. No, sir. Not yet? Just a minute. Now is it visible? Design of a two-way slab? Not yet? No, sir. It's not visible. Okay, I'll just rectify it. Now, can you see the screen? Yes, sir. Okay, thank you. Yeah. So today we will be designing a two-way slab, right? So you already know in the last class we have discussed it, the difference between the one-way and the two-way slabs. So what is a two-way slab? A two-way slab is, it is called a two-way slab if first condition was a slab should be supported on all the four sides, right? So it should be like supported on all the four sides. This is the first condition, and second one is the span ratio should be less than equals to 2. Span ratio was here. Uh, it was your this longer span to the shorter span ratio was should be less than 2. So these were the two conditions for the two-way slab, right? Now what happens in the two-way slab? See, I'll just move. Okay, here. So for designing a two-way slab, there are two methods. There are basically there are two steps basically, right? So first one is Rankine-Grashof method. Okay. So this in this method for a simply supported beam. Now there are two conditions in a two-way slab. पहला होता है with corners not held down position. अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप. इसका मतलब क्या है? Corners not held down का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, दिस इज ए सपोर्ट, ये आपकी एक स्लैब है, ठीक है. इसके ऊपर मैं कोई लोड रख रहा हूँ, यहाँ पर कोई लोड आ रहा है, ये किसी भी तरीके की लोडिंग है इसके ऊपर. तो ये क्या करेगी? ये बेंड करेगी, ठीक है. तो जब ये बेंड करेगी कुछ इस तरीके से, हल्का सा इस तरीके का शेप लेगी. शेप थोड़ा ठीक नहीं आया, बट देन इस तरीके का कुछ जब ये बेंड करेगी तो क्या होगा? आपका जो कॉर्नर्स हैं ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लगेंगे, ठीक है. ये जो कॉर्नर्स है सपोर्ट पे, दिस विल ट्राई टू लिफ्ट अप, ठीक है. तो पहली कंडीशन जो है इट इज कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन पोजीशन, मतलब ये फ्री है मूव करने के लिए, ये ऊपर को लिफ्ट करेंगे, ठीक है. और दूसरी कंडीशन होती है जब ये इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, वी विल नॉट अलाउ दीज कॉर्नर्स टू मूव अप, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है. तो ये दो कंडीशन होती है. फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन, मतलब इसको हेल्ड डाउन नहीं किया हुआ, इट इज फ्री टू मूव, मतलब कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट अपवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. पहला कंडीशन हम लोग ये देख रहे हैं. तो इसको हम लोग कर रहे हैं Rankine-Grashof मेथड से, ठीक है. सो अगेन यू कैन सी अ स्लैब यहाँ पर, दिस इज योर शॉर्टर स्पैन, दिस इज योर लॉन्गर स्पैन, LX एंड LY, इट इज क्लियर टू यू. ये लोडिंग दिखा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन में. सो what happen in a corners when the corners are not held down position, जब corners held down position में नहीं है इस केस में, तो इसमें क्या होता है? कोई भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं होता, ठीक है. सो इट इज अ केस ऑफ अ प्योर सिंपली सपोर्टेड
बी केस, ठीक है, इट इज अ प्योर सिंपली सपोर्टेड केस। अब इसमें आप देखिए क्या होगा, हियर यू कैन सी द टोटल लोड, the total load that will be acting on a slab will be Wx and Wy, दोनों डायरेक्शंस में लोड होंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज अ टू वे स्लैब, हमें ये याद रखना है ये टू वे स्लैब हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब में मैंने बताया था मूवमेंट दोनों तरफ जनरेट होता है, mx my, मतलब जो लोडिंग है वो भी दोनों डायरेक्शंस में होती है, दैट इज Wx एंड Wy, तो दोनों डायरेक्शंस में लोडिंग होगी बिकॉज ये टू वे स्लैब है, ठीक है। तो टोटल लोड क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द डिफ्लेक्शन। सो अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा होगा लास्ट ईयर में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको डिफ्लेक्शन पता है आपको क्या होता है। सो डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय 5/384 Wx into Lx to the power 4 अपॉन EI, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड केस है, आपको पता होना चाहिए वैल्यू कितनी है डिफ्लेक्शन की, ठीक है। अदरवाइज देयर आर मेथड्स टू फाइंड दिस डिफ्लेक्शन आल्सो, बट ये स्टैंडर्ड केस है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये चीज देखी होगी डिफ्लेक्शन निकालना, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफ्लेक्शन इन y along this y span also will be 5/384, बस लोडिंग का चेंज हो जाएगा, यहाँ Wx था यहाँ Wy हो जाएगा, यहाँ Lx था यहाँ Ly हो जाएगा, बस फर्क इतना है, ठीक है। नाउ इन एनी केस, किसी भी केस को अगर आप लेते हैं, सॉरी, in any case this deflection is same in x direction and y direction, both are same, so I'll equate these two, इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, ठीक है। आप इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। और फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो Wx/Wy is equals to Ly upon Lx, right, Lx to the power 4, which is nothing but your span ratio, Ly/Lx was your span ratio। तो अगर आप रेफरेंस इसका इन्फ्लुएंस निकालें तो Wx is nothing but दिस स्पैन रेशियो टू द पावर 4 into Wy, आपको एक रिलेशन यहाँ से मिल जाता है इसमें, ठीक है। नाउ ऊपर हमने देखा था टोटल लोड क्या होता था हम लोगों का, टोटल लोड वाज Wx plus Wy, सो दिस इज योर Wx वैल्यू जो अभी आई है, और Wy मैंने सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है, तो मेरा Wx भी Wy के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस यू विल टेक कॉमन, तो Wy हमने कॉमन ले लिया, तो Wy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज सिंपल इक्वेशन आई एम सॉल्विंग, ठीक है। Wy निकालना मुझे तो 1 upon 1 plus gamma 4 into W, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन, और Wx की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी ऑलरेडी निकली हुई है ये सेकंड वाली में, दिस वन, ठीक है। तो गामा y को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह पे, सिंपल है, कुछ हो नहीं रहा है इस पे, सो यू विल गेट दिस, सो यू आर गेटिंग Wx एंड Wy, दो वैल्यूज आपको मिल गई हैं, Wx एंड Wy, राइट, ये दो आपको वैल्यूज मिल गई हैं यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हम लोग निकालेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता था, बेंडिंग मोमेंट सिंपली आपको पता है W x के अबाउट निकालोगे तो WL²/8 और y के WY/Ly² अपॉन WL², Wx की जगह पर Wx को सब्स्टिट्यूट कर दो, Wy की जगह पर Wy वाला सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपको दोनों मिले हैं ऊपर यहाँ पर, ठीक है। Wx and Wy is these values, you can substitute it easily, so this is your bending moment that will be generated as per the Rankine-Grashof theory, ठीक है। तो इस बेंडिंग मोमेंट का आप यूज करके आप लोग कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन इन पोजीशन वाले सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के ये एक मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर आप एक और चीज नोट करेंगे, तो मान लीजिए एक सेक्शन है 3/9 का, ठीक है, एक स्लैब है 3/9 की, तो इसका लॉन्गर टू शॉर्टर स्पैन कितना हो जाएगा 9/3, दैट इज 3 मीटर्स। तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ वन वे और अ टू वे स्लैब, बताइए क्या होना चाहिए। अगर इट इज 3, द स्पैन रेशियो इज 3, तो ये क्या होनी चाहिए, वन वे या टू वे स्लैब, टू वे स्लैब, हाँ वन वे होगी ना, टू वे में तो लेस देन 2 लेते हैं हम लोग, तो इट इज मोर देन 2, दैट मींस इट इज अ टू वे स्लैब, सॉरी इट इज अ वन वे स्लैब, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए, अगर मैं यही फॉर्मूला जो Wy और Wx का था, Wx और Wy जो मेरे ऊपर निकला था, उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूं वैल्यू गामा की, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आई एम गेटिंग 0.01 टाइम्स ऑफ W इन y डायरेक्शन,
0.01 मतलब कि 1% लोड इज इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और डब्ल्यू एक्स देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 0.99 मतलब कि 99% इज इन एक्स डायरेक्शन। तो इससे इस थ्योरी से भी ये प्रूफ होता है कि जब हम वन वे स्लैब करते हैं तो हम लोग उसमें हमेशा शॉर्टर स्पैन लेते हैं, को कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि 99% जो लोड है वो एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ 1% लोड वाई डायरेक्शन में। तो आपको याद होगा जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वन वे स्लैब, तो हम लोग हमेशा शॉर्टर स्पैन के लिए डिजाइन कर रहे थे, डब्ल्यू एक्स के लिए डिजाइन कर रहे थे, या फिर बेसिकली एल एक्स के लिए डिजाइन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि 99% लोड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये थ्योरी ये भी प्रूफ करती है कि क्यों हम वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पैन को लेते हैं। सो दिस वाज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसी तरीके से मूविंग ऑन फर्दर, ये पहला केस हो गया। अब देखिए सेकंड केस क्या है, अगेन सिंपली सपोर्टेड बीम का विद कॉर्नर्स हेल्ड डाउन पोजीशन। कॉर्नर्स हेल्ड डाउन का मतलब क्या है कि जो भी ये जैसी लोड आपके, ये मान लीजिए एक स्लैब है, इसके ऊपर से कहीं पर लोड पड़ रहा है, ठीक है। तो ये स्लैब कुछ इस तरीके से बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर को लिफ्ट होगा, मतलब कि इसके चारों कॉर्नर्स इसके लिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ पर लोड डालोगे ऊपर को लिफ्ट करेंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहला केस था विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन पोजीशन, और ये है कॉर्नर्स हेल्ड डाउन पोजीशन। मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि कॉर्नर्स लिफ्ट ना हो, यहाँ पर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ लिफ्ट होने से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉर्नर्स हेल्ड डाउन पोजीशन, ठीक है। तो कॉर्नर्स हेल्ड डाउन पोजीशन वाले केस में बेंडिंग नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट विल आल्सो डेवलप एट द सपोर्ट एंड कॉर्नर। तो सपोर्ट और कॉर्नर पे बेंडिंग मूवमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट भी डेवलप होगा। जबकि आपने पहला केस देखा था जिसमें कोई भी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट डेवलप नहीं हो रहा था, सिर्फ दो मूवमेंट डेवलप हो रहे थे। इससे पहले वो कौन कौन से थे, एम एक्स एंड एम वाई, दो मूवमेंट थे ना, दोनों पॉजिटिव थे। बट कॉर्नर, ये था ऊपर वाला केस। बट कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन में आपका केस जो होगा, इसमें आपके चारों मूवमेंट जनरेट हुए, दैट इज एम एक्स प्लस, और नेगेटिव मूवमेंट भी होगा। ये बता रहा है आपको कि नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट विल डेवलप एट सपोर्ट एंड कॉर्नर, सपोर्ट और कॉर्नर्स पे नेगेटिव आएगा, और एम वाई पॉजिटिव भी आएगा, एम वाई नेगेटिव भी आएगा। मतलब मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये सारे के सारे मूवमेंट डेवलप होंगे इन कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन। तो आप जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चार मूवमेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, ये चारों मूवमेंट निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन पोजीशन था, जो पहला वाला केस था, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव मूवमेंट होते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव मूवमेंट जनरेट नहीं होता उसमें। ये मैंने पहले बताया, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। सो देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन, ठीक है। एक है पियोगार्ड्स मेथड, मार्कस मेथड एंड आईएस कोड मेथड, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, बट हम लोगों के जो सिलेबस में हम लोग कवर कर रहे हैं वो है आईएस कोड मेथड, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड मेथड क्या होती है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आई विल टेक यू डायरेक्टली टू आईएस कोड मेथड here. So this method is for, you know, this one method is for your this corner held down position, मतलब कि जिसमें आप कॉर्नर को लिफ्ट होने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आईएस कोड मेथड। और ये आईएस कोड मेथड आपका एनएक्सआर डी में गिवन है, आईएस कोड 456 पेज नंबर 90 में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेट मी जस्ट, मैं वो वाला स्क्रीन भी आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके वहां पे भी दिखाऊंगा सारा का सारा, ठीक है। सो यू कैन जस्ट, आई विल जस्ट शो यू। So can you see this IS code here? IS code का पेज दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने यही चीज बताई आपको, NXZ D and this one is your page number 90, I guess. See, this is your page number 90, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा का पूरा IS code method given है, ठीक है। IS code method for slab spanning in two direction, मतलब two way slab के लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर लिखा भी होगा, when the corners of slab are prevented from lifting, the slab may be designed as specified in D 1.1 to 1.11, मतलब जितने भी स्टेप 1.1 से लेके 1.11 तक का है
ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पेज नंबर 90 में गिवन है, कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं आपको स्टेप्स जो हैं वो अपने नोट से बताऊंगा, बट ये दिस इज फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि आपके पास IAS कोड एग्जाम में होगा, ठीक है। तो आप इस पेज को खोल के भी देख सकते हो, फॉर्मूला वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल यू हैव टू नो इज द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आपको ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए D1 से लेके D1.0 से लेके D1.11 तक का मैं 11 की 11 पॉइंट्स आप लोगों को अपने नोट से बताऊंगा, ठीक है। सो नो वरीज, सब कुछ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज जस्ट दैट फॉर एक्सप्लेनिंग आई एम यूजिंग माई नोट्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनेक्जर डी में गिवन है two-way slab when the corners of slab are prevented from lifting, मतलब कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इक्वेशंस आप वहां भी देखेंगे जो सब कुछ है। तो अभी मैं फिलहाल एक ही स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों दो नहीं हो पा रही है, ठीक है। अभी ये सब आप देखेंगे इसमें। एक काम करते हैं, पहले मैं नोट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आई विल शो यू दीस ऑल द टेबल्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये आप टेबल याद रखिएगा, देखिए कौन सा टेबल है, टेबल नंबर 26 है, ठीक है। इसका रेफरेंस भी मैंने कहीं ना कहीं दिया होगा, तो टेबल नंबर 26 आपको वैल्यूज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एनेक्चर डी था, ई में अलग चीज है, ये कॉलम का है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो एनेक्चर डी जो है 90 और 91 पेज में है, ये आपके काम का है पूरा 90 and 91। इफ यू वांट टू मार्क यू कैन मार्क आल्सो, ठीक है। नाउ आई कम बैक टू माय नोट्स, ठीक है। उससे मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, देन यू कैन गो थ्रू दिस कोड आल्सो। सो हियर इट इज, window, whiteboard, okay. So is it visible, IAS code method? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करते रहना प्लीज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब स्क्रीन नहीं विजिबल होती है ना। सो दिस इज योर IAS कोड मेथड, एग्जैक्टली दीज आर द सेम थिंग्स रिटन हियर जो कि आपका एनेक्चर डी में था। सो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रटने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, यू कैन यूज योर IAS कोड 456, ठीक है। So this is for restraint slabs. That means when the corners of the slab are prevented from lifting. ये वाला केस हम लोग पढ़ रहे हैं, जब corners को हम prevent करें किससे, lift होने से। So corners held down position भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे clear span given है, LX shorter span, LY is your longer span, ठीक है। ये एक slab दिया हुआ है, यहाँ से supported है। आप आगे देखिए जो D1.1 पॉइंट था उसका, वो क्या कहता है आपका, ठीक है। वो आप फिर कोड में दोबारा से देख लीजिएगा आप लोग, बट आई विल यूज माय दिस नोट्स टू एक्सप्लेन। सो द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, mx में है अल्फा x WL x स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट वन। my के लिए है अल्फा y WL x स्क्वायर। ये बस एक ध्यान में रखने वाली बात है, आप कोड में भी देखेंगे तो y वाले में भी LX ही यूज किया हुआ है, LY यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। शॉर्टर स्पैन को ही यूज किया हुआ है। सो द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट LX स्क्वायर इज ओनली यूज्ड, बट दीज टू आर द कोफिशिएंट्स अल्फा x एंड अल्फा y। ये कोफिशिएंट्स है बेस्ड ऑन द सपोर्ट कंडीशन, और ये अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, टेबल नंबर 26 जो भी मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो जब हम when we will design this slab, I'll also show you how to see this alpha x and alpha y value, ठीक है। So no worries, आगे बढ़ते हैं। So you already know that what LX is your shorter span, W is your total load on the slab per meter square। मैंने बताया ना, स्लैब को हम लोग पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए ही हम लोग करते हैं, ठीक है। So alpha x and alpha y value can be read from table number 26, ये मैंने आपको बता दिया। सो ये अभी इसको रहने देते हैं, वहां पर मैं सीधे आपको कोड से ही दिखाऊंगा जब हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे रीड करनी है आपको वैल्यूज, वो मैं आपको दिखा दूंगा। नाउ फ्रॉम दैट टेबल यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज वैल्यूज, अल्फा एक्स पॉजिटिव, अल्फा एक्स नेगेटिव, अल्फा वाई पॉजिटिव, अल्फा वाई नेगेटिव, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो सारी की सारी वैल्यूज। इन अल्फा एक्स अल्फा वाई को यहाँ पुट कर दो, इधर अल्फा एक्स अल्फा वाई सब आप पुट कर दो, तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो देगा आपका mx पॉजिटिव, सॉरी mx पॉजिटिव देगा। अगर आप नेगेटिव अल्फा नेगेटिव रखोगे x नेगेटिव, तो वो mx नेगेटिव देगा। अल्फा y पॉजिटिव वाला रखोगे तो वो my पॉजिटिव देगा।
और अल्फा वाई नेगेटिव वाला रखोगे वैल्यू तो इट विल गिव यू एम वाई नेगेटिव। तो देख लो चारों के चार मूवमेंट मिल रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कौन सा वाला केस होगा? ऑब्वियसली इट इज अ केस ऑफ अ कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मूवमेंट्स भी जनरेट होने, देखो एम एक्स नेगेटिव एम वाई नेगेटिव, तो इट इज अ कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन। तो ये चीज यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको, these pending movements are formed, mx positive, mx negative, mx positive, my negative, ठीक है, ये सारे और इनके इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको मिल जाएंगे। अब ये कैसे निकालना है ये हम लोग डिजाइन में भी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग फिर देख लीजिए, ये तो डी 1.1 था, नाउ दिस वन इज डी 1.2। सेकंड पॉइंट कोड का बता रहा है हम लोगों को कि ये मान लीजिए एक स्लैब है, ठीक है, दिस इज योर स्लैब, दिस इज योर स्लैब हियर, ठीक है। इसमें तीन स्ट्रिप होती हैं, यहां से लेके यहां तक का बोलते हैं मिडिल स्ट्रिप, और बाकी दो साइड में जो है उनको बोलते हैं एज स्ट्रिप, ठीक है। और इनका डायमेंशन कितना है अलोंग द, अगर आप लॉन्गर स्पैन देखेंगे एल वाई, तो इट इज 1/8 टाइम्स एल वाई, दिस इज ऑल्सो 1/8 टाइम्स एल वाई, और दिस इज 3 टाइम्स एल वाई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मिडिल स्ट्रिप, इन दोनों को बोलेंगे एज स्ट्रिप। अब इनका क्या काम होता है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेम सेम वाइज likewise in this side also, LX is your shorter span, तो मिडिल स्ट्रिप कौन सी कहलाएगी? जो 3/4 ऑफ द LX है वो मिडिल स्ट्रिप कहलाएगी, बाकी की जो रिमेनिंग साइड है वो एज स्ट्रिप कहलाएगी। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, देख के पता चल रहा है कि जो मिडिल में है उसको मिडिल स्ट्रिप बोलेंगे, जो एज में है उसको एज स्ट्रिप बोलेंगे, ठीक है। बट ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दिस वैल्यू 1/8 एंड 3/4, ठीक है। तो ये 1/8 है, 1/8 है, ये 3/4 सेम है, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, वाई आर वी कटिंग दीज थ्री एजेस, आई मीन दीज टू एजेस, एक मिडिल स्ट्रिप ले रहे हैं, एक एज स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं ये एक्सप्लेन किया गया है दिस पॉइंट नंबर 1.3 डी 1.3 में लिखा है, ठीक है। सो द मूवमेंट एम एक्स एंड एम वाई आर एप्लीकेबल फॉर मिडिल स्ट्रिप ओनली। तो जो मूवमेंट है एम एक्स और एम वाई वो किसके लिए है? सिर्फ मिडिल स्ट्रिप के लिए, ठीक है। जो भी आपको मूवमेंट जनरेट होगा एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, वो आप कहाँ पुट करोगे? वो रेनफोर्समेंट आप लगाओगे सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में आप लगाते हो। फॉर एज स्ट्रिप, और एज स्ट्रिप में आप क्या करते हो? मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, सिंपल। जो मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट है वो आप कहाँ प्रोवाइड कर दोगे? एज स्ट्रिप। तो एज स्ट्रिप का कोई ज्यादा काम नहीं है, इसमें आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, बट मिडिल स्ट्रिप में जितना भी मूवमेंट जनरेट हो रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंगली आप लोग रेनफोर्समेंट लगाओगे मिडिल, ठीक है। तो ये यूज है, कोड ये बोलता है कि आपको एज स्ट्रिप में उतना रेनफोर्समेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिडिल में ही आप एम एक्स और एम वाई मूवमेंट जो जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली रेनफोर्समेंट लगाओगे, ठीक है। अभी आगे देखते भी हैं हम लोग इसको। नाउ हियर यू कैन सी, ठीक है। अब ये आपका एक स्लैब है, कंटिन्यूस स्लैब है, ठीक है। ये सपोर्ट पे है, दो सपोर्ट पे है, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा आप समझिएगा तो वो आपको आगे समझ में आएगा बाकी के पॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डी इज, मैं एक एक करके आपको बताता रहूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो डी 1.4 कहता है कि टेंशन रेनफोर्समेंट एट मिड स्पैन, मिड स्पैन में जो टेंशन रेनफोर्समेंट है मतलब एएसटी जो है, शेल एक्सटेंड इन लोअर पार्ट अप टू 0.15 टाइम्स एल फ्रॉम द डिसकंटिन्यूअस एज, ये चीज ध्यान रखना, एंड 0.25 टाइम्स फ्रॉम द कंटिन्यूअस एज, ठीक है। लैंग्वेज से भले ही समझ में ना आ रहा हो, अब यहां से समझ में आ जाएगा। देखो टेंशन रेनफोर्समेंट है तो टेंशन वाली साइड पे होगी नीचे। अब ये क्या कह रहा है? इट शेल एक्सटेंड इन लोअर पार्ट अप टू 0.15 L फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस एज। आप बताइए मुझे डिसकंटिन्यूअस एज कौन सा, ये वाला कि ये वाला? ऑफ कोर्स ये वाला डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाला क्या आपका कंटिन्यूअस एज है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है अभी, ठीक है। तो क्या बोला है? 0.15 L जितना भी लेंथ है उसका 0.15 यहां तक का, ठीक है, आपका क्या एक्सटेंड होगा? योर टेंशन रेनफोर्समेंट। तो देखिए 0.5 यहां तक का आपका पहला रेनफोर्समेंट आ रहा है, यहां से लेके ये आपका एक रेनफोर्समेंट तो ऐसे डलेगा, टेंशन रेनफोर्समेंट दिख रहा है, यहां से लेके जहां पर 0.15 L आ रहा है वहां तक का ये मेन रेनफोर्समेंट लगेगी यहां तक का, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है 0.25 L फ्रॉम कंटिन्यूअस एज, दूसरी रेनफोर्समेंट जो लगेगी वो इस सपोर्ट से लेके ये जो है, सॉरी ये बहुत सीधा नहीं जा रहा है, यहां से लेके लगेगा कहां तक का? यहां तक का। तो ये कहीं पर बीच में ओवरलैप हो रहा है, मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है, ठीक है। तो ये कहां तक का है? 0.25 L फ्रॉम दिस
फ्रॉम दिस कंटिन्यूस एज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 0.5 L तक का एक रेनफोर्समेंट लगना है, जिसको आप AST1 बोल सकते हो, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन 1, और उसी तरीके से आप 0.25 L तक का AST1 लगाओगे। ठीक है, ये 1.4 में बताया गया आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट प्लेस करनी है स्लैब बनाते हुए। और यहाँ पर आपको डायग्राम में बताया क्या है, मिडिल स्ट्रिप में आपकी मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होंगी, और जो एज वाली स्ट्रिप है वहां पे मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे आप। ठीक है, तो सिंपल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, D1.5। अब इसको फिर से ध्यान से देखिएगा। सो व्हाट इट इज सेइंग, ओवर कंटिन्यूअस एज टेंशन रेनफोर्समेंट इज नेगेटिव। मतलब कंटिन्यूअस एज पे टेंशन रेनफोर्समेंट जो है वो नेगेटिव है, और वो कितना है, 0.15 L फुल है, और 0.3 L तक का वो 50% है AST2। ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, देखना। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहां पर होगा, कंटिन्यूस एज के सपोर्ट के वहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, AST नेगेटिव है, देखना है मैंने AST नेगेटिव लिखा होगा, AST2 लिखा होगा, सी दिस वन। तो इसने क्या बोला, कंटिन्यूस एज के, फिर से देख लीजिए आप, कंटिन्यूस एज के 0.515 तक तो फुल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है आपको, और 0.3 लेंथ तक का 50% प्रोवाइड करनी है आपको। AST2 इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए, ये AST2 है। AST2 मतलब AST नेगेटिव वाली जो है वो ऑब्वियसली सपोर्ट के ऊपर आएगी, क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ जनरेट होता है, यहाँ पर सपोर्ट में जनरेट होता है। ठीक है, तो AST2 जो है वो क्या बोल रहा है, 0.15 यहाँ तक का, आगे से लेके यहाँ तक का, जहां से भी कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से लेके 0.15 लेंथ तक का, ये देखिए 0.15 L लिखा है मैंने, यहाँ तक का, तो ये फुल AST2 आ रही है। मतलब जितना भी एरिया ऑफ स्टील आएगा वो पूरा का पूरा प्रोवाइड करोगे AST2, और इसी को आप एक्सटेंड करोगे आगे 0.30 L तक का, यहाँ तक का। बट ये वाली रेनफोर्समेंट जो एक्सटेंड हो रही है कितनी है, AST/2, मतलब इसका हाफ, जितना यहाँ पर आपने प्रोवाइड किया यहाँ से यहाँ तक का, उसी का हाफ आगे को और एक्सटेंड करोगे 0.30 L तक का। ठीक है, तो ये सब कैसे डिटेलिंग करनी है, कैसे स्लैब में आपको रेनफोर्समेंट लगानी है, ये कोड ने बताया हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो दिस वाज योर D1.5। अब देखिए D1.6 क्या कहता है, एट डिसकंटिन्यूअस एज कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एज था, अप टू 0.10 L सम नेगेटिव रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, AST पॉजिटिव का हाफ होनी चाहिए। नेगेटिव रेनफोर्समेंट है तो ऊपर की साइड प्रोवाइड होगी। ठीक है, आपने अभी तक का देखा है पॉजिटिव नीचे की साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव ऊपर की साइड। तो अब ये डिसकंटिन्यूअस एज पे देखना आप क्या है, वेयर इज योर डिसकंटिन्यूअस एज, ये आपका एक डिसकंटिन्यूअस एज है। ये कह रहा है जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, नेगेटिव देखो, पॉजिटिव कहाँ होंगी, नीचे होंगी टेंशन में, नेगेटिव कहाँ होंगी, ऊपर की तरफ होंगी। ठीक है, सपोर्ट्स पे। तो ये भी कौन सी है, AST नेगेटिव है। तो वो क्या कह रहा है कि 0.10 L तक का, 0.10 L तक का, ये देखो ये एक्सटेंड होगा 0.10 L तक, 0.10 ऑफ द लेंथ, यहां से लेके यहां तक आ रहा है, मान लो यहां तक आपको एक्सटेंड करना है, जिसका एरिया कितना है, AST1 का हाफ है। ऑल्दो ये AST नेगेटिव वाली है, बट ये कितना है इसका, जितना भी आपने AST1 लगाया है ना, AST1 नीचे जो लगाई है उसका हाफ यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो, बोल रहा है। ठीक है, और जो ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या चीज है, ये वाले डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये इधर पे, ये कौन सी बार्स हैं, ये मिनिमम स्टील है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। ये वाली मेन है जो मैंने ब्लैक से या रेड से मैंने आपको दिखाया, दीज आर योर मेन बार्स, और जो ये गोल गोल डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। तो ये क्या है, मिनिमम स्टील आपको जो प्रोवाइड करनी है वो सब कुछ है। ठीक है, मिनिमम स्टील, ये भी हम लोग निकाल लेंगे। तो दिस वाज योर कोड प्रोविजन, कहाँ तक आ गया है, 1.6 तक का हो गया है। देखिए अब 1.7 में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्टील इन एज स्ट्रिप शैल बी मिनिमम रेनफोर्समेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एज वाली स्ट्रिप पे हमेशा मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, नाउ 1.8 क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों का ये कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉर्नर हेल्ड डाउन, राइट।
कॉर्नर हेल्ड डाउन का मतलब क्या है, मतलब कि हम उसको लिफ्ट होने से बचा रहे हैं, मतलब उसके कॉर्नर्स को हम लिफ्ट नहीं होने दे रहे। मान लीजिए कॉर्नर है इसका, तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा जैसे बीच में आप लोड डालोगे, तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो उसी तरीके से मैं एजेस पे क्या करता हूँ, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ, तभी ये कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन कहलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या प्रोवाइड करता हूँ, टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ। सो देखिए क्या लिखा, टेंशन रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर्स वेयर टू एजेस आर डिसकंटिन्यूअस। अब आप बताइए मुझे, ये मैंने एक स्लैब का एक पोर्शन लिया हुआ है, ठीक है, ये एज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें से मुझे बताइए वेयर टू एजेस आर डिसकंटिन्यूअस, ऐसा कौन सा है कि दो एजेस डिसकंटिन्यूअस हैं, मतलब इसके आगे स्लैब नहीं बढ़ रहा हो, वो कौन सा कॉर्नर है जिसके दोनों के दोनों एज डिसकंटिन्यूअस है और यहाँ पर से आगे स्लैब बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब आगे को भी स्लैब होगा इस पे। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूअस एज बोलेंगे इन दोनों को, और यहाँ से आगे स्लैब खत्म हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस एज है। तो आप मुझे बताइए वो कौन सा कॉर्नर है 1 2 3 4 में से जो वेयर बोथ द एजेस, वेयर टू एजेस आर डिसकंटिन्यूअस, कौन सा है बताइए। सर 2 और 3। 2 और 3 कैसे है, अब मैंने पूछा आपसे कि वेयर टू एजेस आर डिसकंटिन्यूअस, दोनों के दोनों उस कॉर्नर के अलोंग दोनों एजेस डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। 2 के अबाउट तो देखिए ये कंटिन्यूअस आ रहा है ना, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता। बताइए ऐसा कौन सा कॉर्नर है जिसमें दोनों एज उसके डिसकंटिन्यूअस आ रहे हो। 1 and 4. बताइए, थोड़ी हल्की आवाज आई मुझे, 1 तो सुनाई दिया मुझे, 4. 4 कैसे हो सकता है, ठीक है 1 ठीक है, 1 में देखिए डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, 4 कैसा है, ये भी कंटिन्यूअस है 4 के यहाँ पर, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, तो बहुत कंटिन्यूअस है, मैंने पूछा बहुत डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसा कौन सा एज है जिसके दोनों डिसकंटिन्यूअस है, कौन सा कॉर्नर है वो जिसके एज डिसकंटिन्यूअस है। ओनली वन। ओनली 1, ठीक है, गुड। सो ये पहले कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर है, सब मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट ये वाला जो है दिस वन इज फॉर बोथ द डिसकंटिन्यूअस एज। ठीक है, इस वाले के लिए कोड ने क्या बोला है, यहाँ पर आपको अलग से मैश प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैश मतलब कि रेनफोर्समेंट सरिया यहाँ पर अलग से लगानी पड़ेगी, कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, और वो कैसे लगेगी, उसका साइज होगा LX/5, LX/5, इतने का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे LX/5। ठीक है, LX क्या है, शॉर्ट स्पैन की डायमेंशन अपॉन 5, उसका 5 टाइम्स, सॉरी उसका 1/5 टाइम्स। So you can see the size of the mesh is LX/5। एरिया ऑफ स्टील कितनी लगनी है, एरिया ऑफ स्टील कितनी लगनी है इसमें, इट विल बी 3/4 टाइम ऑफ AST पॉजिटिव, जो एक्स डायरेक्शन में हम जितनी भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लगाई हैं उसका 3/4 टाइम्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोड में लिखी हुई हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगी, बस जब हम डिजाइन करेंगे तब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितनी रेनफोर्समेंट लगेगी वो कितना होगा, ASTX का 3/4 एंड सच 4 लेयर्स आर प्रोवाइडेड, एक के नीचे एक करके 4 लेयर ऐसी प्रोवाइड की जाती है, तब हम इसको हेल्ड डाउन करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये लिफ्ट ना हो। ठीक है, उसी तरीके से 1.9 बोलता है एट कॉर्नर्स व्हेन एनी वन एज इज कंटिन्यूअस एंड अदर डिसकंटिन्यूअस। बताइए अब मुझे ऐसा कौन सा कॉर्नर है जिसका एक एज तो कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। 2 and 3. सॉरी 2. आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, क्या बोल रहे हैं। सर 2 and 2 3. and 2 and 3, यस। देखिए 2 में एक एज कंटिन्यूअस है, एक डिसकंटिन्यूअस है, 3 में भी सेम केस है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। इस जगह पे आपको क्या करना है, इन दोनों एज पे 2 और 3 पे आपको क्या करना है, साइज ऑफ द मैश सेम LX/5, ये जो डायमेंशन है ये तो सेम है, LX/5 LX/5। जो रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी है वो 3/8 टाइम है ASTX के, तो ये थी 3/4 और ये 3/8, मतलब जितनी आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो उसका जस्ट हाफ रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड करना है ना। 3/4 क्या है, 3/8 क्या है, 3/4 का हाफ तो है, तो AST पॉजिटिव का हाफ रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है, साइज बराबर है आपका। ठीक है, अब आपका बचता है एक कॉर्नर जो कि बोला गया है
एट कॉर्नर वेयर बोथ एजेस इज कंटिन्यूअस। बताइए एक ही बचा हुआ है जहां दोनों एज कंटिन्यूअस है, वो कौन सा है? 4 4। तो इसके लिए क्या बोलता है कोड? कोड बोलता है कि एट दिस कॉर्नर नो टेंशन इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई टेंशन इन्फोर्समेंट आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आपके समझ में आ गया, आपको कॉर्नर 1 पे प्रोवाइड करनी है 3/4 ऑफ AST, कॉर्नर 2 एंड 3 पे प्रोवाइड करनी है आपको 3/8 ऑफ ASTX, और कॉर्नर 4 पे आपको कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करनी, टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन इसी को बोला जाता है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो तो हम लोग पहले से देखते ही आ रहे हैं कि अगर बाई चांस स्पैन रेशियो LY/LX ग्रेटर देन 2 हो जाता है तो स्लैब किसकी तरह डिजाइन होनी चाहिए? वन वे स्लैब की तरह डिजाइन होनी चाहिए। देन यू विल फॉरगेट ऑल दीज स्टेप्स। आपको सिर्फ वन वे स्लैब जैसे हमने कल डिजाइन किया था वैसे करना। ठीक है, 2 वे छोड़ देंगे अगर ये नहीं आएगा तो। 2 वे तभी करेंगे आप जब LY/LX इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं 1.11 तक का, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। यही चीजें सेम उसमें लिखी हुई हैं, बट थोड़ा उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। आप अगर कोड खोलेंगे NXJD खोलेंगे, यू कैन फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। ये कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। ऑल द मेन थिंग इज दैट यू शुड नो कि क्यों और कहां पर लग रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड with a design। ठीक है, एक डिजाइन आज करके देखते हैं। सिंपल है क्योंकि आपने स्टेप्स देख लिए हैं, तो सारे के सारे वही स्टेप फॉलो करना है, सिंपल। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको वन वे स्लैब से आपको कई कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए डिजाइन है 2 वे स्लैब। देखिए इसने पहले ही बता दिया कि आपको 2 वे स्लैब डिजाइन करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको 2 वे ही स्लैब डिजाइन करना है। साइज इसका गिवन है स्लैब का कितना है, 4.5 मीटर बाई 6 मीटर, 4.5 मीटर बाई 6 मीटर का स्पैन है। क्लियर स्पैन लिखा है। ठीक है, क्लियर मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब इसमें सपोर्ट की विड्थ को नहीं इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है, इफेक्टिव नहीं है ये, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एंड स्लैब कैरीज अ लाइव लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लाइव लोड आपका 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। फ्लोर फिनिश आपका 1 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। लाइव लोड ऑफ फ्लोर फिनिश आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में, देखिए यूनिट का ध्यान रखिएगा, स्लैब कर रहे हैं तो पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ओवर 2 एडजेसेंट एजेस, मतलब 2 एडजेसेंट एजेस में तो सिंपली सपोर्टेड है, एंड कंटिन्यूअस ओवर अदर 2 एजेस, मतलब कि कुछ इस तरीके की है, यहाँ से और यहाँ से 2 एडजेसेंट जो हैं ये तो सपोर्टेड है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, और जो 2 एडजेसेंट एजेस हैं वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि फर्दर आगे कोई स्लैब कंटिन्यू हो रहा होगा आगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो आपका सपोर्टेड है, बट यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है चाहिए, तो इस तरीके का आपका स्लैब डिजाइन करने के लिए बोल रहा है। फर्दर इंफॉर्मेशन इसने आपको गिवन है दैट यू हैव टू यूज द कंक्रीट ऑफ मिक्स M20 एंड स्टील इज Fe415। ठीक है, यूज IS कोड मेथड। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया, इट इज आस्किंग यू टू यूज दिस IS कोड मेथड। ठीक है, यूज LSM, लिमिट स्टेट मेथड से करना है, WSM से नहीं करना है आपको। अल्फा x एंड अल्फा y वैल्यू टू बी यूज फ्रॉम कोड। अच्छा, इसमें नहीं गिवन है वैल्यू। कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या हो सकता है कि आपको ऑलरेडी अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू दे दे। ठीक है, नहीं देगा तो कोड से कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट इसको न्यूमेरिकल करते हुए आपको पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज 300 mm। तो 300 mm जो सपोर्ट है उसकी विड्थ कितनी है, 300 mm, जिस पे सपोर्टेड है। ठीक है, बीम पे या बीम पे सपोर्टेड होगा तो बीम की जो विड्थ है वो 300 mm। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपको। पहले इसने बता दिया 2 वे स्लैब आपको डिजाइन करना। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी वन वे भी करेंगे 2 वे भी करेंगे, आप पहले ये वाला क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था। W जो है विड्थ ऑफ द जो विड्थ है इसकी सपोर्ट की, क्या वो स्पैन अपॉन 12 से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर स्पैन दिया हुआ है, LX 4.5 शॉर्टर स्पैन, LY 6 लॉन्गर स्पैन। ये क्या है, क्लियर स्पैन है। लेकिन मुझे किसकी जरूरत पड़ती है डिजाइन करने के लिए, L इफेक्टिव, है ना, X डायरेक्शन में, और L इफेक्टिव
वाई डायरेक्शन में, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे पहले सबसे पहला काम यही करना है कि इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। ये तो मुझे क्लियर लेंथ की बात है, तो मुझे निकालनी है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। उसको निकालने का क्राइटेरिया क्या होता है, आपको ये चेक करना पड़ता है कि डब्ल्यू जो है वो स्पैन बाय 12 से कम है कि ज्यादा है, ठीक है। तो डब्ल्यू 300 है, शॉर्टर स्पैन कितना है 4500 बाई 12, तो 375। तो स्पैन मतलब स्पैन अपॉन 3 आ गया 375, और ये आ गया 3, मतलब W इज लेस देन 375। तो हमारा इफेक्टिव स्पैन किसकी तरह डिजाइन होता है, कैसे निकालते हैं, एज सिंपल एज सेम एज द सिंपली सपोर्टेड केस। और सिंपली सपोर्टेड केस में क्या होता था, अभी मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता है। एल इफेक्टिव आपको निकालना होता था, तो आप क्या करते थे, एल नॉट प्लस डब्ल्यू और एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू से चेक करते थे, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता था वो आप रख लेते थे, ठीक है। तो आप देख लो एल नॉट 4.5 है, 4.5 है, डी हमें नहीं पता है, अभी निकालना है, डब्ल्यू 0.3 है। तो डी कैसे निकाल सकते हैं आप, डी आपको याद होगा इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए मैंने आपको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया बताया था, जैसे हमने उसमें किया जस्ट अभी इससे पहले वाले में, वन वे स्लैब में, ठीक है। तो मैं डी क्या है पहले डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से पता लगा लेता हूँ डी कितना है, ठीक है। सो यूजिंग दिस डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया यू नो दैट ओवरऑल डेप्थ एज पर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया इज, ओवरऑल डेप्थ मतलब जो कैपिटल डी होता है वो होता है स्पैन अपॉन 32। अब आप ये पूछोगे सर 32 कहां से आया, 32 क्या है, कोई बताना चाहेगा, याद है किसी को, स्पैन अपॉन 32 क्यों ले रहे हैं हम, पिछले वाले क्वेश्चन में 26 लिया था हमने। कोई भी एनीवन हु वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई कि कैसे क्यों था ये, जिसने रिव्यू किया होगा लास्ट लेक्चर वो बता पाएगा इसको कैसे हुआ। सो नो आइडिया, कोई नहीं, आप वापस से उस लेक्चर को रिव्यू कीजिएगा। उसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से निकालना है डेप्थ, तो स्पैन अपॉन 32 हम ले रहे थे, 32 वाज योर बी वैल्यू। एक था ए वैल्यू जो हम 26 ले रहे थे कंटिन्यूअस के लिए, ये मैं बी वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था वन वे स्लैब के लिए होती थी ए वैल्यू, जो मैंने आपको बताई थी ए वैल्यू फॉर वन वे स्लैब, और बी वैल्यू जो मैंने बताई थी आपको वो थी टू वे स्लैब के लिए, वापस से जाके देखिएगा उसमें। तो बी वैल्यू फॉर कंटिन्यूअस वाज कंटिन्यूअस स्लैब बी वैल्यू फॉर कंटिन्यूअस स्लैब वाज 32, वापस जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। तो स्पैन अपॉन 32 करके देख लीजिए, 4500 अपॉन 32 इज गिविंग यू 140, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 150 mm का, 140 को मैंने 10 mm बढ़ा के ले लिया, 150 mm का मेरा ओवरऑल डेप्थ है। तो इफेक्टिव डेप्थ मेरा कितना हो जाएगा 120, मतलब मैंने 30 mm का कवर ले लिया, ठीक है, 30 mm का कवर ले लिया, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ मेरा आ गया 120 mm फ्रॉम द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया ऑफ स्लैब, ठीक है। तो मेरा डेप्थ आ गया 120 mm, दैट इज 0.1 मीटर। तो यहाँ पे मैं डी की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूँ 0.12, सो इट इज गिविंग मी 4.6 एंड 4.8। तो आप कौन सा यूज करोगे इफेक्टिव लेंथ, मिनिमम ऑफ द टू, तो कौन सा मिनिमम, LX विल बी योर 4.62, मैं 4.8 को नहीं यूज करूंगा, 4.62 को यूज करूंगा, ठीक है। इन अ सिमिलर वे LY आप फाइंड आउट कर सकते हो, LY क्या होगा, क्लियर लेंथ 60, ठीक है। डी आपको अभी अभी निकाला हमने 1.2, ये देखिए, W आपका 0.3 मतलब 300 mm था, तो दिस इज कमिंग 6.12 एंड 6.3, कौन सा लोगे आप इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव विल बी योर द लेसर वन, तो 6.12 विल बी योर L इफेक्टिव। तो आपको अब देखिए दोनों चीज मिल गई है, LX और LY दोनों मिल गया है, दिस इज योर LX 4.62 एंड दिस इज योर LY 6.12। तो अब आप स्पैन रेशियो निकाल लीजिए, वही काम करना है आपको, सिंपल। वैसे क्वेश्चन में बताया था कि ये टू वे स्लैब है, बट देन अगेन आप चेक कर सकते हो, Ly upon Lx 6.12 and 4.62 is coming 1.3, so it is less than 2, so it must be definitely it must be a two way slab। तो क्वेश्चन में ऐसे बता रखा था, बट यहाँ पर हमने चेक कर लिया दोबारा से, ठीक है। सो इट इज अ टू वे स्लैब,
अब आगे टू वे स्लैब की तरह हम लोगों को इसको डिजाइन करना है। सो हाउ कैन वी डिजाइन? सबसे पहले लोड निकालना है, और एक चीज याद रखना, एलएसएम मेथड से करना है सॉल्व, ठीक है? तो ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं है, बस आपको फैक्टर्ड लोड लेना पड़ेगा और ये सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तक, ठीक है? तो सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं? सेल्फ वेट होता है एरिया इनटू दिस यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो एरिया 0.15, ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये क्या चीज है? डेप्थ कितनी ली थी हमने, देखो यहाँ पे अभी आया था ना ओवरऑल डेप्थ, ये वाला ओवरऑल डेप्थ 150 mm, तो मीटर में लूंगा तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है? सो ओवरऑल डेप्थ इनटू व्हाट आई कैन से इनटू 1 मीटर के लिए मैंने लिया हुआ है 1, इसलिए मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैं 1 मीटर विड्थ के लिए ले रहा हूँ, तो डेप्थ इनटू विड्थ एरिया आ गया इनटू 25 इज गिविंग मी 3.75। दिस इज माय सेल्फ वेट। फ्लोर फिनिश ऑलरेडी 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन था, लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था, ठीक है? तो टोटल लोड आ जाएगा 4 + 1 + 3.7, दैट इज 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट का ध्यान रखिएगा स्लैब में, ठीक है? नाउ आई एम सॉल्विंग इट बाय यूजिंग एलएसएम मेथड। तो मुझे लोड में फैक्टर्ड करना पड़ेगा, फैक्टर्ड लोड लेना पड़ेगा, दैट इज 1.5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज गिविंग मी 13.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज माय ओवरऑल लोड जिसके लिए मुझे स्लैब डिजाइन करना है, ठीक है? 13.12 के लिए मुझे डिजाइन करना है। लोड पता चल गया, मूवमेंट निकाल दो, ये सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। अब इसमें ज्यादा ध्यान से देखिएगा आप, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है? आपका लोड निकल आया, लोड के कॉरस्पॉन्डिंग का मूवमेंट निकाल सकते हो। मूवमेंट क्या होता है? ऊपर अभी निकाला था हमने, अल्फा इंटू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर फॉर एम एक्स it was alpha x into w l x स्क्वायर। अगर ध्यान हो तो m y के लिए हमारा था अल्फा y इंटू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, y नहीं था, ठीक है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था, तो ये इससे आप निकाल लो अल्फा और अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमारा, इसको मैं रेस कर देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अब हमारा मेन पर्पस क्या है? ये अल्फा की वैल्यू निकालना, ठीक है? अब ये अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप ही देखिए, ये आपको टेबल नंबर 26 से मिलेगी, ठीक है? सो अल्फा की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चीज कंसीडर करनी है? दिस थिंग, ये आप देख लीजिएगा कि स्पैन रेशियो एल वाई बाई एल एक्स कितना आ रहा है। यहाँ पर 1.3 आ रहा है, 1.32 आ रहा है, 1.32 आ रहा है, ठीक है? तो आप ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा, मैं आपको इसके बाद कोड दिखा रहा हूँ। 1.32 आपको ध्यान में रखना है। 1.32 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई की, ठीक है? सो आई एम टेकिंग यू टू द कोड डायरेक्टली, वहां से आप ये वैल्यूज याद रखेंगे। सी ये दिख रहा है आपको, कोड दिख रहा है? यस सर। ठीक है, इसके मैं टेबल नंबर 26 पे लेके जा रहा हूँ आपको। सो दिस इज योर टेबल नंबर 26। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को और क्लियर दिखे, ठीक है? टेबल नंबर 26 में लेके गया हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है, शॉर्ट स्पैन कोफिशिएंट अल्फा एक्स, लॉन्ग स्पैन कोफिशिएंट अल्फा वाई। तो अल्फा एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, अल्फा वाई की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, एंड वैल्यू इज डिपेंडिंग अपॉन एल वाई बाई एल एक्स। तो एल वाई बाई एल एक्स कितना था मेरा? बताइए, अभी मैंने बोला था, आप ध्यान में रखिएगा करके। एल वाई बाई एल एक्स कितना आया था? 1.32। 1.32। हाँ 1.32 वाला आया था ना, तो मैं देखिए 1.32 वाली वैल्यू देखूंगा, दिख रहा है 1.3? दिख रहा है 1.3? तो अल्फा एक्स की वैल्यू मेरे को लेना है, आपको 1.3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है मैंने, ठीक है? तो 1.3 के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा लूंगा? मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था ये वाला था मेरे ख्याल से,
टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस, है ना, ये तो था, दो एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस थे और दो कंटिन्यूअस थे, तो ये वाला केस मुझे लेना पड़ेगा इसमें, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये वाला केस लेना पड़ेगा। तो ये बता रहा है नेगेटिव मूवमेंट एट कंटिन्यूअस एज, मतलब अल्फा नेगेटिव की वैल्यू बता रहा है और अल्फा पॉजिटिव की वैल्यू बता रहा है। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 0.65 आ रही है और 0.49 आ रहा है, ये कहीं पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो 0.65 आ रहा है नेगेटिव वाले का, देखिए नेगेटिव लिखा है इसके आगे, अल्फा नेगेटिव है 0.65, अल्फा एक्स नेगेटिव, अल्फा एक्स पॉजिटिव है 0.49, ठीक है, ये दो चीजें आप कहीं पर लिख लीजिए, ध्यान में रखना, 0.65 0.065 0.049, अल्फा नेगेटिव अल्फा पॉजिटिव। अल्फा एक्स, अल्फा वाई की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहाँ वाले से, अल्फा वाई ये गिवन है, सो अल्फा वाई इसके इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए, अल्फा वाई एल वाई बाई एल एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली वैल्यूज है, ये दो, ठीक है, दीज टू वैल्यूज। तो ये आपकी है अल्फा, दिस वन इज अल्फा वाई पॉजिटिव वैल्यू, positive, and this one 0.047 is your alpha y नेगेटिव वैल्यू। तो आपको चार वैल्यू मिल गई हैं, अल्फा वाई नेगेटिव, अल्फा वाई पॉजिटिव, अल्फा एक्स पॉजिटिव, अल्फा एक्स नेगेटिव। तो ठीक है, याद रखना आप ये वैल्यू 0.49 0.65 अल्फा एक्स की थी, 0.35 और 0.47 अल्फा वाई की थी, ठीक है। सो आई एम टेकिंग बैक यू बैक टू द नोट्स, ठीक है, ये वैल्यूज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्या क्या। तो देखिए आप यहाँ पे ठीक है, तो आपकी अब चार वैल्यूज आई हैं, एक आई आपकी अल्फा एक्स पॉजिटिव, अल्फा एक्स नेगेटिव, देखिए अल्फा एक्स पॉजिटिव वाज योर 0.049 था वहां पे, ठीक है, मैंने 50 इसलिए लिया क्योंकि वो 1.3 की वैल्यू थी, हमारा 1.32 है, ठीक है, तो मैंने एक थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा ले लिया। उसी तरीके से अल्फा एक्स की वैल्यू मैंने 0.065 था, 0.066 ले लिए क्योंकि हमारा वहां पर 1.3 की वो वैल्यू थी, मेरा 1.324 है, ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा के ले लिया, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। उसी तरीके से अल्फा वाई पॉजिटिव 0.35 था ऑलरेडी, अल्फा वाई नेगेटिव 0.47 था ऑलरेडी, ये मेरे को चार वैल्यूज मिल गई है। तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं मूवमेंट निकाल सकता हूँ? यस, मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये चार वैल्यूज आपको समझ में आ गया होगा टेबल नंबर 26 से कैसे निकालनी है, ठीक है, इजी है। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू अल्फा एक्स पॉजिटिव, देखिए एम एक्स पॉजिटिव का किससा आएगा, अल्फा एक्स पॉजिटिव से, एम एक्स नेगेटिव किससे आएगा, अल्फा एक्स नेगेटिव से, एम वाई पॉजिटिव किससे आएगा, अल्फा वाई पॉजिटिव से, और एम वाई नेगेटिव आएगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग, अल्फा वाई नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.50 0.60 0.3, यहाँ से ऊपर ये जो लिखी हुई है मैंने ऊपर। अल्फा और डब्ल्यू एल स्क्वायर ये तो कॉमन है सबके लिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर कॉमन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू आपको पता था, एल एक्स आपको पता है, सो इट इज कमिंग आउट 280.15, ठीक है। तो मूवमेंट अगर आपको निकालना है, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू दिस, सो दिस कॉलम वन कॉलम इंटू टू कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इंटू दिस विल गिव यू 14, दिस इंटू 280 विल गिव यू 18, दिस, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली। तो आप देखिए कौन कौन सी वैल्यूज आ गई आपकी, एम एक्स पॉजिटिव आ गई 14, एम एक्स नेगेटिव आ गई 18, एम वाई पॉजिटिव आ गई, वाई डायरेक्शन में जो आएगी मूवमेंट वो कितना आ रहा है 9.8, और वाई डायरेक्शन में जो नेगेटिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 13। तो इससे भी क्लियर हो रहा है आपको कि देखो चारों मूवमेंट आ रहे हैं, एम एक्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव मूवमेंट भी किस में जनरेट होगा, जब कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजिशन होगी। तो ये क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं, कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन में कर रहे हैं, तो इसमें चारों के चार मूवमेंट जनरेट हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डेप्थ। सिंपल है, डेप्थ कैसे निकालते थे, अल्टीमेट मूवमेंट अपॉन क्यूबी अंडर रूट ऑफ क्यूबी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। अब मूवमेंट में कौन सा लूंगा, देखिए डेप्थ निकालने के लिए मैं कौन सा मूवमेंट लेता हूँ, जो मूवमेंट मैक्सिमम है, वो सबसे मैक्सिमम मूवमेंट क्या है 18, तो अगर मैं इसके हिसाब से डेप्थ निकाल लूंगा 18 के हिसाब से, तो 14 में भी पास हो ही जाएगा, 13 में भी पास हो जाएगा, 9 में भी पास हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डेप्थ आई एम टेकिंग द मैक्सिमम वन, तो मैक्सिमम कितनी डेप्थ है 18,
तो मैंने 18.49 ले लिया इंटू 10⁶। क्यू इंटू बी है। क्यू एलएसएम मेथड में क्या होता था 0.138 टाइम्स एफ सी के वॉज योर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दैट वॉज फॉर M20 इज 20, ठीक है। और बी स्लैब को डिजाइन करने के लिए 1 मीटर और 1000 mm में ले लेता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस माई इफेक्टिव डेप्थ इज कमिंग 81.8 मीटर, मतलब 82 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है। और जो मैंने ऊपर निकाली थी डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से, वो कितनी रखी थी 120 लेके चल रहा था मैं। तो मैं तो सेफ हूँ। क्या मैं सेफ हूँ? मैं 120 लेके चल रहा था, मेरी मूवमेंट के हिसाब से आ रही है 82, मान लीजिए 82 mm आ रही है, और मैं लेके चल रहा हूँ 120। तो मैं तो ऐसे ही सेफ हूँ, मैं 120 लेके चल रहा हूँ भाई, 82 में मैं फेल नहीं होगी मेरी। और मैं उससे भी ज्यादा लेके चल रहा हूँ, 40 mm और ज्यादा डेप्थ लेके चल रहा हूँ, तो मेरा तो फेल होने का सवाल ही नहीं है ना। तो मैं 120 ले रहा था, मतलब मेरा जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से मेरा डेप्थ निकला था वो मेरा अजम्पशन ठीक है, मतलब मैं सेफ हूँ। तो आई कैन यूज दिस 120 mm डेप्थ, ठीक है। यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यू कैन प्रोवाइड डेप्थ ऑफ 120 mm, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है 81.8 आया, प्रोवाइड कितना 120 mm, बिकॉज ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से डेप्थ कितना आ रहा है 120। अगर मैं 81 ले लूंगा, आप कहोगे सर आप 81 क्यों नहीं रख रहे हो, तो ये डिफ्लेक्शन में फेल हो जाएगा ना डेप्थ। मुझे वो डेप्थ लेनी है जो डिफ्लेक्शन में भी पास हो जाए और मूवमेंट की वजह से जो डेप्थ आ रही है उसमें भी पास हो जाए। तो वो कौन सी डेप्थ है 120 mm। सो आई स्टिक विद 120 mm, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टील निकाल लो, सबके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील का क्या फॉर्मूला होता है। ये सब फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं आपके, और आपको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। देखो ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, जो आपको डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील निकाल देगा 0.5 FCK FY1 माइनस समथिंग, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M20 की 20, FY की 415, 4.6 MU। MU क्या होगा? अल्टीमेट मूवमेंट, जो कि आपका ये होगा। इस वाले के लिए पॉजिटिव वाले के लिए 14.1 ले लो, नेगेटिव वाले के लिए 18 ले लो, MY के लिए 9 ले लो और ये 13 ले लो। तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग AST की वैल्यू आ जाएगी। इसमें 344 आ रही है, इसमें 464 आ रही है, ये सब mm स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये आप टेबल बना के देख सकते हो। ये सारे मतलब एक्स डायरेक्शन में जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा है AST x पॉजिटिव वो 344 mm स्क्वायर एरिया का आ रहा है, AST x नेगेटिव 464 आ रहा है, AST y पॉजिटिव 236 आ रहा है, AST y नेगेटिव 322 mm आ रहा है। सो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम दिस इक्वेशन। इसमें आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट क्या करनी है, खाली MU की वैल्यू चेंज करनी है। एक बार 14 रख दो, एक बार 18 रख दो, एक बार 9 रख दो, और क्या था 14, 18, 9 और 13, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑल द एरिया ऑफ स्टील। स्पेसिंग कैसे निकालते हैं? स्पेसिंग कल ही बताया था मैंने आपको, π/4 इंटू यूज इफ आई एम यूजिंग 10 mm डाया बार, ठीक है, 10 mm की डाया की बार में यूज कर रहा हूँ। सो हाउ आई कैन फाइंड माई स्पेसिंग है एरिया इंटू जो भी एरिया ऑफ स्टील निकला है अभी, जो ऊपर से निकला हुआ है, इंटू द विड्थ 1000। तो ये सबके लिए सेम है, 78540 आप निकालोगे, सबके लिए सेम है अपॉन AST। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा 78540 अपॉन AST करूंगा तो मेरी स्पेसिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्पेसिंग क्या रखूंगा 78450 अपॉन 344 इतना, 785 समथिंग अपॉन 464 169 236 कर रहा हूँ। तो ये 10 mm और 8 mm के हिसाब से, दोनों के हिसाब से निकालिए मैंने, जो भी आपको सुटेबल लगेगा आप देख लेना, ठीक है। 10 mm 8 mm दोनों के लिए निकालिए, ठीक है। तो ये स्पेसिंग यहाँ से निकल आएगी। स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको पता है। नाउ यू कैन प्रोवाइड 10 mm डाया एट 220 सेंटर टू सेंटर, जो स्पेसिंग आई थी वो रख ली मैंने। 10 mm डाया एट, ये उसके लिए है, ठीक है। ये वाला किसका है, ये सब AST सॉरी सिंपल में, आप इससे ध्यान रखिएगा। ये X पॉजिटिव था, ये X नेगेटिव वाला था, मतलब AST X पॉजिटिव AST X नेगेटिव, ये Y पॉजिटिव था और ये Y नेगेटिव था। तो ये आपकी रेनफोर्समेंट मिल गई आपको सर, ठीक है। ये AST है, AST। और आपको पता है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करनी है और नेगेटिव कहाँ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। टेंशन जोन पे नीचे पॉजिटिव होती है, नेगेटिव आपका सपोर्ट्स के ऊपर होती है, तो ये आप ध्यान में रखना। तो ये देख लीजिए, ये स्पेसिंग वही है जो ऊपर मैंने रखी थी। वाई डायरेक्शन में मैंने डायमेंशन कम कर दिए, 8 mm डाया रख लिए, ये आपके ऊपर है डिजाइनिंग में, ठीक है, आप रख सकते हो। उसमें हो सकता है स्पेसिंग ज्यादा आ रही थी, देख लेते हैं कितनी आ रही थी। जब मैंने 10 के हिसाब से रखा था, ये देखिए, जब मैंने 10 के हिसाब से रखा था तो 332 आ रही है, और परमिसिबल कितनी होती है 300 होती है। तो मैं 10 mm डाया तो रख ही नहीं सकता, तो मैंने इसलिए रिड्यूस करके 8 mm वाली यूज कर ली, ठीक है। तो ये डिजाइन के ऊपर है, आप कैसे भी अपना हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, हमारी मेन रेनफोर्समेंट हम लोगों को पता चलेगी, ठीक है।
दूसरी चीज जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि कॉर्नर हेल्ड डाउन करने के लिए मुझे क्या करना था, 4 कॉर्नर लेने थे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट वाले में कौन सी कंडीशन होती थी, बोथ द एजेस आर डिसकंटिन्यूअस। सेकंड और थर्ड कौन सा होता था, वन इज कंटिन्यूअस वन इज डिसकंटिन्यूअस, और 4 वाले में कोई भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करनी थी। तो आप सिंपल उस चीज को आप दोबारा से देख लीजिए जो हमारा वो था। एट कॉर्नर 1 साइज ऑफ द मैश वाज LX अपॉन 5, तो LX कितना था, 4.6 था, तो 4620/5 924, मतलब ये 924 बाई 924 का मैश आप बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। 924 mm 924 mm। और स्टील कितनी प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, जो स्टील 4 लेयर्स में आपको प्रोवाइड करनी है वो था एरिया ऑफ स्टील दैट वाज 3/4 ऑफ ASTX पॉजिटिव। अब देख लो आपका ASTX पॉजिटिव कितना था, ASTX पॉजिटिव कहाँ है, देखो आपका ये है ना ASTX पॉजिटिव, ये वाला सबसे ऊपर वाला, तो कितना था, कितना mm था, ASTX पॉजिटिव वाज 344, ठीक है। तो आपको 3/4 टाइम्स ऑफ 344 लेना है, वही लिया हुआ देखना नीचे, ये देखो 3/4 ऑफ 344, सो दिस इज गिविंग यू 258 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में आपको रेनफोर्समेंट टोटल प्रोवाइड करनी है वो कितनी है, 258 mm स्क्वायर है। अगर मैं ये 10 mm की डाई की बार रखूंगा तो स्पेसिंग निकाल सकते हो आप, सिंपल स्पेसिंग क्या होता है, एरिया अपॉन द एरिया दैट इज गिवन 258 इनटू द विड्थ 1000, तो इसके हिसाब से 300 mm आ रहा है। तो मतलब आप इसको करीब करीब इस तरीके से लिख सकते हो, ये देखिए कॉर्नर 1 एट कॉर्नर 1 मैंने क्या लिया है, 10 mm एट 220 सेंटर टू सेंटर, तो मेरा जो यहाँ पर स्पेसिंग थी मैंने वही रख दिया है यहाँ पर, ठीक है, 10 mm। उसी तरीके से आप कॉर्नर 1 के लिए 4 लेयर डलनी थी, 1 2 3 4 लेयर डलेंगी, सारे में आएंगी। एक बार ASTX वाला रख लो पॉजिटिव, ASTX नेगेटिव, ASTY पॉजिटिव, ASTY नेगेटिव, चारों में पुट करके देख लो, आपकी स्पेसिंग और एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो ये चारों कॉर्नर 1 पे आप प्रोवाइड करोगे। और दूसरा था कॉर्नर 2 एंड 3, 2 एंड 3 में क्या होना था, सिंपल था, एट कॉर्नर 2 एंड 3 साइज ऑफ द मैश वाज सेम, LX/5 924 आएगा। एरिया ऑफ द स्टील कितना था, इसका जस्ट हाफ था, मतलब 3/4 पहले वाले में था, इसमें कितना है 3/8 है, तो सिंपल है इसका हाफ, तो पहले वाले का हाफ ले लो। पहला वाला कितना था, पहला वाला आपका आ रहा था 258 का हाफ ले लो, कितना आ रहा है 129 ले लिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है 129 ले लिया। इसके हिसाब से आप स्पेसिंग देख लो, 10 mm के हिसाब से आप स्पेसिंग देखोगे तो 600 mm आ रही है। 600 mm प्रोवाइड कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते हो, 300 से ज्यादा स्पेसिंग होनी नहीं चाहिए। और 8 mm के हिसाब से 389 mm आ रही, तो आप ये भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ये 300 तक का ही आप रख सकते हो। तो ठीक है, कॉर्नर 2 और 3 में देख लेते हैं हमने क्या वैल्यूज ली हैं। देखो कॉर्नर 2 और 3 में जब ASTX पॉजिटिव के लिए लिया तो 10 mm 10 mm और ये 8 mm की हमने ली हुई है, स्पेसिंग सेम रखी हुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने स्पेसिंग 160 ली थी, यहाँ पर 320 ली है, क्यों, क्योंकि एरिया हाफ हो गया ना। एरिया हाफ होने का मतलब समझ रहे हो आप, स्पेसिंग बढ़ा दूंगा तो एरिया हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ये 160 है, 160 की स्पेसिंग है, मतलब सारे पास पास लगे हुए हैं 160, मतलब कि एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ, मान लो इतना एरिया है, और ये 160 के हिसाब से मैंने यहाँ पे लगा दिया 160, और ये सेम एरिया है यहाँ पे, और मैं इसको 320 के हिसाब से लगा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये देखिए 320 के हिसाब से लगा दिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है मेरा, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने 1 में जितना था उसका हाफ 2 में लगाना है, तो ये देखिए हाफ हो गई ना ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरी 4 इन्फोर्समेंट लगी थी, मैंने स्पेसिंग बढ़ाई तो अब यहाँ पे 2 ही लग रही है। मान लो यहाँ पर 8 लग रही थी तो अब ये 4 लग रही है, तो वही चीज होगी, स्पेसिंग अगर आप बढ़ाओगे तो मतलब उसका एरिया इन्फोर्समेंट का कम कर रहे हो, मतलब सिंपल सी बात है। तो 2 और 3 में हाफ एरिया होना था उसका, तो आप सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जो 1 का आया है उसका स्पेसिंग दुगना कर दो तो एरिया हाफ हो जाएगा। 105 था 210 ले लिया, 150 था 300 ले लिया, बस ये ध्यान में रखना 300 से ऊपर नहीं जा सकती ये वैल्यूज, ठीक है। सो सिंपल डिजाइन अगर आपको वैसे नहीं करना तो आप सिंपल भी ये वैल्यूज निकाल सकते हो। तो टेंशन रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर 2 एंड 3 इस तरीके से आप निकाल लोगे, बस सारे के सारा आपका निकल गया है, कॉर्नर हेड डाउन वाले पोजीशन के लिए हो गया है।
ये आपने कर लिया है। लास्ट इज योर डिटेलिंग। डिटेलिंग क्या होती है, कैसे कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है। अब सिंपल है, देखिए दो सपोर्ट थे 300 mm के, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जो जो मैंने रेनफोर्समेंट लगाई है वो आप ध्यान रखना, ऊपर से मैच कर लेना। नीचे कौन सी रेनफोर्समेंट आएगी, ये वाली रेनफोर्समेंट कौन सी होगी, AST X पॉजिटिव, ठीक है। मैंने बताया था पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम टेंशन साइड में होगा, वो कितनी थी 10 mm एट 220 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये कहाँ तक एक्सटेंड होगी, कंटिन्यूस एच पे 0.25 L तक का होगी, और डिसकंटिन्यूस एच पे 0.15 L तक का होगी। देखिए इस तरीके से मैंने प्लेस कर दी, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए जो AST X नेगेटिव होगी वो कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, कॉलम यहाँ पे ऊपर की तरफ नेगेटिव। तो AST X नेगेटिव कितना था, पीछे जाके देख लेना आप, 10 mm एट 160 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये आ गया 10 mm एट 160 सेंटर टू सेंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का फुल लगानी थी, 0.015 L तक का फुल लगानी थी, और 0.15 L के बाद मतलब 0.3 L तक का कितनी लगानी थी, हाफ लगानी थी। तो 10 mm एट 320 mm सेंटर टू सेंटर लगा दी, मतलब 160 था, इसको दुगना कर दूंगा स्पेसिंग को, तो यहाँ पर एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम कर रहे हैं। फिर मैंने बताया था जो डिसकंटिन्यूस एज है उसमें आपको क्या करना है, AST X पॉजिटिव का हाफ ले लेना है। तो AST X पॉजिटिव का हाफ कितना हो जाएगा, 10 mm एट 220 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इस इतनी जितनी रेनफोर्समेंट है इसका जस्ट हाफ रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर दोगे, एक्सटेंड कहाँ तक होगा 0.10 L तक, ठीक है। ये तो बात हो गई AST X पॉजिटिव नीचे वाली, AST X नेगेटिव जो ऊपर लगी है। अब आप पूछोगे सर AST Y और AST Y नेगेटिव और AST Y पॉजिटिव कहाँ लगेंगी, तो वो लगेंगी कहाँ पर, ये वाली जो डॉट्स दिख रहा है आपको, ये डॉट्स जो दिख रहे हैं नीचे टेंशन साइड पे जो लगेगा वो कौन सा है, AST Y पॉजिटिव। तो ये कितना आया था 8 mm एट द रेट 210 सेंटर टू सेंटर, ऊपर जाके चेक कर लेना आप, ठीक है। AST Y पॉजिटिव आ गया 8 mm एट 210 सेंटर टू सेंटर। उसी तरीके से जो यहाँ पे लगेंगी वो कौन सी होंगी, AST X नेगेटिव वाली ऊपर की तरफ लगेंगी, वो आप देख लेना कितना मैंने इसमें शायद मेंशन, ये लिखा हुआ है 8 mm। देखो Y वाली जो थी वो सब 8 mm में थी, 8 mm एट 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये Y डायरेक्शन में, ठीक है। तो समझ में आ गया, X डायरेक्शन में आपको फ्रंट से ऐसे दिखेगा ये, और ये सामने जो लंबी लंबी बार दिख रही है, जो डॉट्स दिख रहे हैं ये आपका Y डायरेक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा इसको। तो इस तरीके से इसकी डिटेलिंग की जाती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टॉप से आप देखेंगे, ये देखिए ये वाला आपको जो दिखेगा दिस इज योर AST Y नेगेटिव, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। और ये AST X पॉजिटिव दिखेंगे इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव लगी है, ये AST Y नेगेटिव लगी है इस डायरेक्शन में, ये और ये जो होगा ये AST X पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में। सिंपल ये देखिए 10 mm एट 20 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरीके से हम लोग डिटेलिंग करते हैं, आपको ये सारी चीजें स्लैब को डिजाइन करते हुए कंसीडर करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा 2-वे स्लैब का डिजाइन है, ठीक है। ये बहुत लेंदी डिजाइन था, लेंदी तो क्या था मतलब कि आपको स्टेप सारे फॉलो करने हैं, ठीक है। एग्जाम में ये आएगा तो पूरा 20 मार्क्स का कवर करेगा, ठीक है। इसी पे 2-वे स्लैब पे एक न्यूमेरिकल ये है, आप जरा इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करें इस वाले को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गिवन है आपको, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है 2/3 का, सिंपली सपोर्टेड अलोंग द एजेस सच दैट क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्टिंग वॉल इज 2.7 mm, ठीक है। 2.7 मीटर सॉरी, ये क्लियर स्पैन दिया हुआ है। स्लैब की थिकनेस ऑलरेडी गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर, मतलब आपको डेप्थ निकालने की जरूरत नहीं है, डी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर थिक गिवन है। स्टील आपको बता रखा है 16 mm के 25 mm पे लगे हुए हैं, 10 mm के 25 सेंटीमीटर 25 mm सेंटर टू सेंटर पे ये लगी हुई है। और क्या चीज़ है, 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ, 25 सेंटीमीटर का mm में चेंज कर लेना तो 250 mm सेंटर टू सेंटर हो जाएगा, कोई वो नहीं है, ठीक है। सब कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। इफेक्टिव कवर 25 mm का है, along the long span, along the short span। ये तो दो स्टील दी हुई है, लॉन्ग स्पैन में 16 mm की है, शॉर्ट स्पैन में 10 mm की है। M15 कंक्रीट यूज करना है, माइल्ड स्टील यूज करना है, Fe250 मतलब, ठीक है। आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस दिए हैं बेंडिंग, शेयर, बॉन्ड में, ठीक है। ये सारे के सारे आपको
हर एक उसमें परमिसिबल स्ट्रेसेस दिए, मतलब आपको ये सब में चेक करना पड़ेगा कि ये पास है कि फेल हो रहा है, ठीक है। सिग्मा एस टी गिवन है, मॉडुलर रेशियो गिवन है। मॉडुलर रेशियो अगर कहीं पर गिवन है ना, तो ये कहना चाह रहा है कि आपको WSM मेथड से करना है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पे एम अगर दिखेगा तो आप समझ जाना WSM मेथड, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम सेफ इंटेंसिटी लोड द स्लैब कैन कैरी इन एडिशन टू इट्स सेल्फ वेट। मतलब ये पूछना चाह रहा है आपका, इसका क्वेश्चन है कि आपको वो लोड कैलकुलेट करके बताना है जो ये स्लैब झेल पाएगा, जो भी ये डायमेंशन दी है वो लोड बताना है आपको। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक स्लैब बता रखा है, उसको आपको निकालना है कि कितना ये लोड झेल सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट ऑल्सो। तो आपको सेल्फ वेट भी कंसिडर करना है। सो एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो डाउट क्लियरिंग सेशन वाला हम लोग रखेंगे, उसमें इस न्यूमेरिकल को भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बट एक बार आप करने की कोशिश कीजिएगा, इसको हो जाएगा। बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, बहुत कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। एक बार कोशिश कीजिएगा आप इसको 2 वे स्लैब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए। 2 वे स्लैब आप लोगों का खत्म हो गया। मे बी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग ये डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट विल बी योर कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स को हम लोग फिर इसके बाद शुरू करेंगे। सो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग। ठीक है। सो आई होप दिस वुड बी ओके फॉर टुडे। और ये लेक्चर मैं आप लोगों को भी गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा, ठीक है। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू क्लास।